हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कराऊंगी सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस। और ये जो मैंने पेपर लिया हुआ है ये 2021 का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था वो है। और इसका कराने का मेरा दो मेन मोटिव है। एक तो जो बिगनर्स हैं, जो पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या जो अपेयरिंग कैंडिडेट है, बीएड हो, डीएलएड हो, बीटीसी जो कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि ऑनलाइन पेपर आता कैसा है। और दूसरी बात जो है, क्वेश्चन पेपर दिखता कैसा है। तो एक आप मेंटली सेटल्ड हो जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये चीज़ें लिखी होती हैं और क्वेश्चंस आते कैसे हैं। तो मेन इसको जो है पूरा दिखाने का मेन मोटिव यही है। मोटा मोटा मैं बता दूंगी और फिर हम जो है स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें जो है सबसे पहले सेक्शन आईडी लिखा होता है, नंबर लिखा होता है, सेक्शन नंबर क्या है, टाइप आप लोगों को पता ही है। ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हो गया है, मैंडेटरी है, ये सभी को देना है। ठीक है, क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 आप लोगों को जो है उसको करना होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मतलब कि हर एक सेक्शन के मार्क्स एक मार्क्स अपने साथ जो है कैरी करता है। मतलब 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो ऐसे इस टाइप के गिवन होते हैं। सेक्शन आईडी क्या है, क्वेश्चन सफलिंग अलाउड है या नहीं है, तो बिल्कुल अलाउड है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बस दिखाने का एक मेन मोटिव है कि आप लोगों को चीज़ें पता रहें। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सीटेट और यूपी टेट की बेसिक से जो तैयारी स्टार्ट करवाया है, कॉन्सेप्ट भी हम साथ साथ में करते हैं। प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से हम करेंगे, जो टॉपिक बार बार आए हैं उनको अच्छे से जो है मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, बच्चों के संदर्भ में यहाँ पे क्वेश्चन है जो हमारा, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश आते हैं। मतलब बच्चे के संदर्भ में अगर एक बच्चे का विकास हो रहा है तो उसके अंतर्गत ये में से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। केवल गुणात्मक होता है विकास, जो विकास है बच्चे का वो केवल गुणात्मक होता है, केवल मात्रात्मक होता है। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, ना ही गुणात्मक ना ही मात्रात्मक होता है। तो याद रखिएगा, जो विकास, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक टॉपिक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आता है और इस पर मैंने जो है करा भी रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके जो है सीडीपी का एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो है बताती हूँ कि विकास, जो विकास होता है, आप लोग याद रखिएगा, जो विकास होता है ये कार्य क्षमता को क्या करता है, कार्य क्षमता को दर्शाता है, कार्य क्षमता को दर्शाता है। मतलब कि किसी भी बच्चे की मांसपेशियां जितनी मजबूत होंगी उसकी कार्य करने की क्षमता उतनी बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बच्चे की मांसपेशियां जो है, मतलब मांसपेशियों में वृद्धि हो रही है, तो इसमें जो है विकास में जो है हम ये कह सकते हैं कि वृद्धि भी साथ साथ चलती रहती है। और विकास जो है ये एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत जो है विकास जो है चलता ही रहता है। जैसे कि वृद्धि है एक समय के बाद रुक सकती है, लेकिन जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये कह सकते हैं हम कि ये जन्म से शुरू होती है और कब्र तक, कब्र बोले या मृत्यु बोले तो मृत्यु तक जो है ये इसका समापन होता है। जन्म से कब्र तक एक नाम दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। तो बच्चे के संदर्भ में विकास के अंतर्गत क्या आता है, तो ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें जो है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके जो क्या दर्शाता है, विकास कार्य क्षमता को दर्शाता है। मतलब हमारी मांसपेशियां जितनी जैसे मजबूत होंगी, कार्य क्षमता करने में उतना ही जो है उसके अंदर क्या होगी, गुणवत्ता आएगी। जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से, एक मिनट पहले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए, इसमें सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल मतलब फाइन मोटर स्किल, क्या बोल रहा है, फाइन मोटर स्किल कौन सा इसमें से उदाहरण है, तो लिखना, कूदना, दौड़ना, तैरना। तो यहाँ पे जो है फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल जो है लिखना हुआ। देखिए, लिखने में जो है हमारी सबसे सूक्ष्म मसल जो है उसका प्रयोग होता है। जो कूदना है, दौड़ना है, तैरना है, इसमें जैसे जंप कर रहे हैं तो हमारे जो हैवी मसल्स होती हैं, जैसे कि हमारे बाजुओं का इसके अंदर, लेकिन जो फाइन मोटर स्किल होती है, जैसे कि हमारी उंगलियां कैसे काम कर रही हैं, हम अगर मान लो कि कोई चित्र बना रहे हैं, ये भी जो है इसमें फाइन मोटर स्किल का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो फाइन मोटर स्किल है, जैसे चित्र बनाना, लिखना, पेंसिल पकड़ना, ये जो है क्या है, ये फाइन मोटर स्किल है। लेकिन जो ग्रॉस मोटर स्किल है वो क्या है, कूदना, दौड़ना, तैरना। ठीक है, ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है,
बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है? मतलब कौन सा जो स्टेज सबसे सेंसिटिव होती है? किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, गर्भाधान से जन्म तक का विकासात्मक चरण, शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में पारगमन का विकासात्मक चरण, किसी भी व्यक्ति में अंतःस्राव में हुए अचानक परिवर्तनों का विकासात्मक चरण। तो याद रखिएगा कि जो बच्चे के विकास में जो संवेदनशील चरण होता है, कोई भी एक विशिष्ट क्षमता का उत्थान होता है, मतलब कि किसी भी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमता के उत्थान का इष्टतम चरण, मतलब कि यहाँ पे संवेदनशील चरण मतलब बच्चे में ऐसा बदलाव हो रहा है कि बच्चे को भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई विशिष्ट क्षमता का क्या हो रहा है, उत्थान हो रहा है, कोई एक अलग से क्षमता उसके अंदर विकसित हो रही है। तो वो जो है हमारे किस में आएगा, संवेदनशील चरण में, जिसके बारे में बच्चा अवेयर नहीं रहता है और उसको समझ में भी नहीं आता उस टाइम पर क्या करे। जैसे कि हम बोल सकते हैं विकासात्मक का कौन सा चरण है, जो एडोलेसेंस वाली एज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है कौन सा सही होगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन। समकक्षी समूह के संदर्भ में समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण, समकक्षी का मतलब होता है पीयर ग्रुप, द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे के समाजीकरण में उनकी भूमिका नहीं होती है। देखो पीयर ग्रुप के बारे में बता रहा है कि पीयर ग्रुप का क्या रोल है। ठीक है, बच्चों के संदर्भ में क्या सही है? तो ये बच्चों के समाजीकरण में मतलब सोशलाइजेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कोई रोल नहीं होता है, या बच्चों के समाजीकरण में उनकी जो है बहुत कम रोल होता है और वो निरर्थक होता है। यह द्वितीयक समाजीकरण का कारक नहीं है। ठीक है, समाजीकरण का कारक नहीं है, ये तो गलत ही हो जाएगा। पीयर ग्रुप जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के सोशलाइजेशन में। तो याद रखिएगा ये तीनों ही ऑप्शन हमारा गलत हो रहा है। बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब समाजीकरण में जो है ये एक हम बोल सकते हैं जैसे परिवार है, वैसे पीयर ग्रुप भी एक वैल्यू रखता है। ठीक है, जिस तरह से स्कूल है, परिवार है, वैसे ही पीयर ग्रुप समकक्षी भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं, जो कि हमारे सोशलाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 5th क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? तो कोहलबर्ग की बात की जा रही है इसमें। पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत इसमें से कौन सा आता है? अनुदेशन, उद्देश्य एवं आदान प्रदान, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, अनुबंधन, नैतिक एवं अधिकार व कानून, या सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो इसके अंदर से जो पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आता है, पारंपरिक अवस्था, तो इसके अंतर्गत जो है सामाजिक सरोकार और आत्मबोध, ये जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग जब मैं कराऊंगी तो इसको पूरा, क्योंकि इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टॉपिक को मैं बहुत जल्द ही करवाऊंगी। तो उसमें समझाऊंगी क्या क्या चीज़ें हैं, इसे इन शॉर्ट बताऊंगी तो सब समझ में भी नहीं पाएंगे। ठीक है, और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। समायोजन घटित होता है तब, मतलब कि समायोजन कब घटित होता है? घटित होता है जब बच्चे अपने अनुभवों को, यहाँ पे समायोजन मतलब एकोमोडेशन की बात कर रहे हैं, बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। मतलब जो वर्तमान स्कीमा है उसके अंदर उसको वैसे ही सेव कर लेते हैं। बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके, जो वर्तमान स्कीमा है, जो उनको नॉलेज थी, उसको परिवर्तन करके जो नई चीज़ पता चलती है उसके अनुभव के अभिप्राय को समझते हैं। बच्चे अपनी स्कीमाओं को अंतर संबंधित खंडों में बांट देते हैं, अपने मूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो याद रखिएगा, एकोमोडेशन जो होता है, बच्चे को जो पहले से नॉलेज होती है उस नॉलेज में परिवर्तन करके दूसरी, अपने अनुभव के आधार पर दूसरी बात को जो है उसके अंदर सम्मिलित करके उसमें जो है बदलाव करता है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन सेकंड सही होगा। बच्चा अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभव के अभिप्राय को समझता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए नया रूपांतरण करते हैं। तो ये तो स्कीमा है, मतलब कि जो भी चीज़ें हम अपने दिमाग में डालते जाते हैं, अपनी स्कीमा में डालते जाते हैं। ठीक है, इस पर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है कि स्कीमा क्या है, एकोमोडेशन क्या है, एसिमिलेशन क्या है, इसको आप ज़रूर समझ लीजिएगा। CDP शॉर्ट टॉपिक करके एक वीडियो है, अगर आपको पढ़ना है तो आप कर लीजिए, अदरवाइज़ आपको आता है तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। एक 5 वर्षीय बच्चा, एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं।
मतलब 16 जो है अलग अलग तरह के फ्लावर हैं, जिसमें 4 लाल रंग के हैं और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है नीले फूल, क्योंकि नीले फूल के जो है संख्या क्या है, 12 है। अब यहाँ पे बच्चा रंग के हिसाब से देख रहा है, उसको ये नहीं पता कि वो जो 16 फूल हैं वो अलग अलग कलर के हैं। ठीक है, तो उससे क्या पूछा जाता है, नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा क्या उत्तर देता है, नीले फूल अधिक है। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी डैश दक्षता हासिल नहीं कर पाया। क्रमबद्धता, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, सकर्मक अनुमान, और क्या है नेक्स्ट, एक ऑप्शन और देख लेते हैं, नीचे चला गया, प्रतिज्ञापित चिंतन। ठीक है, 1 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका याद रखिएगा श्रेणीबद्धकरण, क्योंकि बच्चा जो है फूल को अलग अलग कैटेगराइज नहीं कर पा रहा है, वो जो है कलर के हिसाब से बता रहा है, तो श्रेणीबद्ध क्या होगा, वर्गीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर, सहपाठियों से क्या कराती है, अंतःक्रिया कराकर सहारा देकर अध्यापन कराती है। ठीक है, यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है, लॉरेंस कॉलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, हार्वर्ड गार्नर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत। एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पर भी सामाजिक अंतःक्रिया आ जाए, सहपाठियों की अंतःक्रिया या सहायता देकर कुछ, तो इसके बारे में जो बात केवल कौन करते हैं, लेव वाइगोस्की करते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 जो है करेक्ट होगा। इसके पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, अच्छे से चीज़ों को समझ लीजिएगा कि क्या है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने बताया है, और इसमें अंतःक्रिया बहुत ही मेन फोकस किया है उन्होंने। अंतःक्रिया के बारे में बताया है कि बच्चा जो सीखता है समाज में रहकर अंतःक्रिया करके जो है अपने विचारों का विकास करता है, भाषा का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में क्या है, प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य को महत्व देते हैं। जो प्रगतिशील शिक्षा है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, वो हमारे करिकुलम में क्या इंपॉर्टेंस है उसका, किसको महत्व देता है, रटन स्मृति को नहीं, रटने पर बिल्कुल भी नहीं जोर देता। सत्ता के प्रति अनुकूलता, ये भी नहीं। आलोचनात्मक चिंतन, प्रत्यास्मरण और सतत अभ्यास ड्रिल। तो क्या बोलता है आलोचनात्मक चिंतन, मतलब बच्चे से तर्क वितर्क करवाना, बच्चे को इन्वॉल्व करना, बच्चे जो है चिंतन करें। तो यहाँ पे एक क्या सही ऑप्शन होगा, आलोचनात्मक चिंतन। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाले सभी क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। और लास्ट में 10th क्वेश्चन लेती हूँ, और इसके बारे में देखते हैं क्या है। 1 मिनट, 10th क्वेश्चन, वेट, हाँ। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने में, कौन सी बुद्धि जो है जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उसका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा निर्देश देने में योग्यता से संबंधित है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हार्वर्ड गार्डनर, जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, 2 क्वेश्चन से क्लियर हुआ। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, इन्होंने बोला है कि बुद्धि जो है जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा निर्देश देने की योग्यता से संबंधित है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, व्यक्तिक बुद्धि, अंतः व्यक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। इसकी तो बात ही नहीं करते हैं ये। अंतः व्यक्तिक बुद्धि होता है 2 लोगों के बीच में अंतर करना। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि आंतरिक भावनाओं को पहचाने। अंतः व्यक्तिक बुद्धि मतलब खुद के अंदर को देखना। यहाँ पे हमारा जो है यहीं से समझ जाइए अंतः व्यक्तिक बुद्धि, और जो हार्वर्ड गार्डनर इसी की बात करते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ या किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द जो है उस टॉपिक पर बताऊँ। और अदरवाइज़ जो मैं प्रीवियस ईयर जो करवा रही हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बार बार रिपीटेड होते हैं उनको मैं पहले कराऊँगी। तो अगर मेरे से जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। थैंक यू।